हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वह था राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपने अच्छे से वह सब रिवाइज कर लिए होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा मुख्य महासागर और द्वीपों के बारे में। ठीक है, जो कि आपके विश्व के होंगे। ठीक है, किसके होंगे? विश्व से संबंधित होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ समस्याएं हो या आपको कुछ क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए हो या डाउट हो तो आप वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर ज़रूर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आएगा 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटल किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी है आपका अटलांटिका महासागर, ऑप्शन नंबर सी है आपका हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछाएगा। 90 ईस्ट रीज। ठीक है, इसके साथ साथ क्या पूछा है? कटक हिंद महासागर कहाँ पर स्थित है? अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। तो चलिए हम देखते हैं। जो 90 ईस्ट रीज की है, ठीक है, जो है इसकी अब लंबाई देख लीजिए। इसकी जो लंबाई है वह है 500 किलोमीटर। कितनी है? 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? 90 ईस्ट रीज की। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी है? इसकी जो चौड़ाई है वह है 200 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? यह चौड़ाई है और यह क्या है? लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा। लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 200 किलोमीटर है। ठीक है, यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। कहाँ से शुरू होती है यह? तो यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होती है और दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, तथा यह हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है किस महासागर में स्थित है? क्या? कटक। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट हो जाएगा कि यह हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस द्वीप में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका होन्शु और क्यूशु, ऑप्शन नंबर बी है आपका होन्शु और शिकोकू, ऑप्शन नंबर सी होकाइडो और क्यूशु, ऑप्शन नंबर डी है आपका क्यूशु और शिकोकू। अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए हम अगले देखते हैं क्वेश्चन। इसको हिरोशिमा और नागासाकी किस शहर द्वीप में स्थित है? देखिए दोनों अलग अलग है। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, तो आप देखिए कि हिरोशिमा जो नगर है यह जापान के होन्शु द्वीप में से कहाँ पे? जापान का जो होन्शु द्वीप है वहाँ पर स्थित है। अब देखो हमको ये तो पता चल गया कि यह होन्शु में स्थित है। इसके साथ साथ अब क्या बचाएगा हमारा? नागासाकी। तो नागासाकी जो है वह क्यूशु द्वीप में स्थित है। कहाँ पर? क्यूशु द्वीप में स्थित है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए कि जो हिरोशिमा नगर है जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है और नागासाकी क्यूशु द्वीप में स्थित है। इन दो नगरों पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, पूछा जाता है कि जो होन्शु और क्यूशु है वह कौन से नगर है जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था? तो यह कहाँ है? हिरोशिमा और नागासाकी है जो कि होन्शु और क्यूशु में स्थित है, जिन पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम गिराया। परमाणु बम हम जानते हो कितना पावरफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका कोसिरका और सार्दनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इन दोनों में से हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है आपका केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है आपका पहला दो और दूसरा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका दोनों गलत है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो बेलरिका द्वीप समूह यह तो भूमध्य में स्थित है, यह चीज़ राइट हो जाएगी। चलिए पहले पूरे डिटेल्स हम देखेंगे इसके बारे में। तो जो बेरलिक द्वीप समूह है यह स्पेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यह स्पेन का। ठीक है, याद रखिएगा यह एक स्पेन का हिस्सा है। कौन? बेलेरिक। ठीक है, आगे देखेंगे यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में स्थित है। यह तो हमको, तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी? ये चीज़ तो हमारी राइट हो गई है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो कुछ क्षेत्रफल है, किसका? बेलेरिका का जो
कुल क्षेत्रफल यह हैगा 4992, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। जो बेलेरिका है, अच्छे से लिख देती हूँ मैं आपको, जो बेलेरिका है इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना आएगा, तो वह आएगा 4992, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे आप सर्दनिया, कोर्सिका और सर्दनिया। तो जो कोर्सिका और सर्दनिया है यह सिसोली के बाद भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर है? भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है। यह स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। किसका है? इटली का स्वायत्त क्षेत्र है, जो कि पश्चिम में स्थित है। यह चीज़ भी हमारी राइट हो जाएगी। तो पहला दूसरा दोनों सही है। तो पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड में, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह यह है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका पुर्तगाल और मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी है आपका अल्जीरिया और स्पेन। ऑप्शन नंबर सी है आपका मोरक्को और स्पेन। ऑप्शन नंबर डी है आपका अर्जेंटीना और पुर्तगाल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, तो यह यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीका देश मोरक्को को अलग करता है। किसको अलग करता है? यह यूरोपीय देश स्पेन, ठीक है, मतलब कि जो यूरोप का देश है वह स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में यह चीज़ें हमें मिल रही है, ठीक है। हाँ, तो यह जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिका से अलग करता है। किससे अलग करता है? यह अटलांटिका से अलग करता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो वह यह है कि अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि वन काटन के परिणाम क्या होते हैं? मतलब कि जो वन काटे जाते हैं उनके परिणाम क्या होते हैं? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मृदा अपरदन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है आपका भूमिगत जल का भंडारण। ऑप्शन नंबर सी है आपका आकस्मिक बाढ़, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर है आपके केवल एक। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी है आपका 1, 2 और 3, मतलब कि सारे, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि जो वन काटने के जो परिणाम होंगे वह क्या होंगे, आप सभी जानते ही ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि क्या होगा कि ग्वानो नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो ग्वानो नामक का एक उर्वरक होता है, ठीक है। अब देखो कि वन काटेंगे तो क्या परिणाम होंगे इसके। तो क्या होगा, जो ग्वानो नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, मतलब कि भूमि के लिए बहुत अत्यधिक उपजाऊ होती है। हाँ, तो देखिए कि क्या होता है कि जो अत्यधिक मात्रा में वन काटने के कारण होते हैं उसमें क्या होता है कि अपर्दन की जो दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है कि जो अपर्दन की, मतलब कि जो मृदा अपर्दन की दर होती है वह क्या हो जाती है, काफ़ी अत्यधिक उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि क्योंकि वनस्पति न होने के कारण क्या होगा, मृदा की पकड़ कमजोर हो जाएगी। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, जो धरती की ऊर्जा शक्ति होगी वह काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब कम होने से क्या होगा कि कमज़ोर हो जाएगी, तो मृदा की जो पकड़ रहेगी वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो वर्षा के समय जो वनस्पति होती है ना, जैसे पेड़ पौधे होते हैं हमारे आसपास, तो वो क्या करते हैं, जब बारिश होती है वो क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं। पानी को सोख लेने से क्या होता है कि मतलब कि जो जल है वो क्या होता है कि भूमि पूरी तरह रिस नहीं पाता है। जैसे कि बारिश होती है उस समय क्या होता है कि बारिश होती है और पानी बहाव के मतलब बहाव इतना होता है कि वो पानी निकल जाता है। और पेड़ पौधे क्या होते हैं कि पेड़ पौधे उस पानी को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। वो जो पेड़ पौधे पानी सोखते हैं वो जो पानी रहता है वो किसे मिलता है, भूमि को मिलता है, पेड़ पौधों से, ठीक है। तो ऐसा होता है कि वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जो जल है वो भूमि में पूरी तरह से रिस नहीं पाता है, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आती है। तो हमने क्या देखा है कि जो मृदा अपरदन है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। भूमिगत जल का भंडारण होता है, मतलब कि जो पेड़ पौधे उनसे क्या होता है कि जल में जल नहीं रुकेगा, तो उससे क्या होगा कि भूमि कमज़ोर हो जाएगी। आकस्मिक बाढ़ मतलब कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, पानी नहीं रुकेंगे, तो क्या होगा कि बाढ़ आने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जहाँ मतलब पेड़ पौधे संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे अत्यधिक बाढ़ नहीं आती है, ठीक है। तो हमारे तीनों आंसर, मतलब जो तीनों ऑब्जेक्टिव वो क्या है, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा, मतलब कि तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटेराइट मिट्टी
मतलब कि मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। मृदा को आप सभी जानते हैं क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा की होता है, मतलब किस प्रकार होता है या प्रक्रिया, दोनों चीज़ें एक ही हो जाएगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका लीचिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी है आपका उपजाऊ यदि सिल्ट के निक्षेप के कारण हो, ऑप्शन नंबर डी है आपका आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण, ठीक है। तो देखिए कि जो लेटेराइट मृदा है, मतलब कि जो लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लीचिंग प्रक्रिया में नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट सके। जो लीचिंग प्रक्रिया होती है उसमें क्या नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मृदा, मतलब जैसे नदियाँ रहती है, नदियाँ मतलब सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा नदी और तालाब पर ही निर्भर करती है। तो क्या होता है कि नदियाँ क्या करती है कि मृदा बहाकर ले जाती है, मतलब जो उपजाऊ मृदा होती है उसे क्या बहाकर, मिट्टी को बहाकर ले जाती है और समतल मैदान में मृदा का निक्षेप कर देती है। मतलब कि देखो बहाव होगा तो वो एक जैसा जाता रहेगा तो उससे क्या होगा, एक जगह प्लेन हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मैदान का जो मैदानों में क्या होता है मृदा का निक्षेप कर देती है, मतलब कि वहाँ पर छोड़ देती है। इससे क्या होता है कि इसके कारण का लेटेराइट जो मृदा होती है उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप कर जाए कि जो लीचिंग प्रक्रिया है उससे क्या होता है, लीचिंग प्रक्रिया से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन में या और किसी भी क्वेश्चन से और या तो फिर किसी टॉपिक को आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, हम उसी टॉपिक को आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। वैसे तो आपके सारे टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं। और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो या किसी में कुछ संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये सारे जो क्वेश्चन हैं इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।